हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग एक टॉपिक पर बात करेंगे जिसका टाइटल है सोशियो सेंट्रिक वर्सेस आत्मन सेंट्रिक पर्सपेक्टिव, द टू प्रेडिकामेंट। ये जो पूरा का पूरा टाइटल है ये बेसिकली आपको इस सेंस में जानना है कि जब हम लोग सोसाइटी की बात करते हैं और उसमें रहने वाले इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो इस सोसाइटी और इसमें रहने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं इनके बीच में क्या रिलेशन है, इस रिलेशनशिप को समझने के लिए जो दो अप्रोचेस हैं जिन्हें हम रेस्पेक्टिवली सोशियो सेंट्रिक और आत्मन सेंट्रिक के नाम से जानते हैं। तो ये जो दो अप्रोचेस हैं उन्हीं से दो काइंड ऑफ सोसाइटीज़ के बारे में सोचा गया कि दो तरीके की सोसाइटीज़ हो सकती हैं। एक तो सोशियो सेंट्रिक सोसाइटी हो सकती है और एक आत्मन सेंट्रिक सोसाइटी हो सकती है। और प्रीडोमिनेंटली ये जो व्यूज़ थे सोशियो सेंट्रिक अप्रोच और आत्मन सेंट्रिक अप्रोच के, ये रेस्पेक्टिवली वेस्ट और ईस्ट में यानी इंडिया में पाए गए। तो ऐसा कहा है दया कृष्ण जी ने। दया कृष्ण जी का इसलिए नाम ले रहे हैं क्योंकि दया कृष्ण जी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है इसी पर्टिकुलर टाइटल पर, और ये उनकी किताब है सोशल फिलॉसफी पास्ट एंड फ्यूचर। इस बुक में दया कृष्ण जी ने जो सेकंड चैप्टर है उसमें इसके बारे में बात की है। और अगर आप वो चैप्टर देखेंगे, ये किताब वैसे तो PDF में अवेलेबल है और मैंने क्लास में शेयर भी किया था। जो मेरे बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं जिनको सोशियो पॉलिटिकल फ़िलॉसफी पढ़ाया गया है तो उनको पता होगा कि वो जो किताब मैंने उनको शेयर की है उसमें जो सेकंड चैप्टर है वो इसी के बारे में है। तो सोशियो सेंट्रिक वर्सेस आत्मन सेंट्रिक पर्सपेक्टिव क्या है, उसका नेचर क्या है, और उससे होने वाला जो प्रेडिकामेंट है यानी जो डिफ़िकल्टी है, जो प्रॉब्लम है, जो सिचुएशंस अराइज होते हैं जिनको अर्जेंटली एड्रेस करना ज़रूरी होता है, वो क्या है और उनके रिजोल्यूशंस क्या हो सकते हैं और अल्टीमेटली हम इसको कैसे कंक्लूड करेंगे। तो इन सभी स्टेप्स में हम लोग इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे और आई होप कि इसको देखने के बाद और इस क्लास को समझने के बाद आपका इस सोसाइटी को लेके और इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी के रिलेशनशिप को लेके जो पर्सपेक्टिव है, जो नज़रिया है, वो काफ़ी हद तक चेंज होगा या काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस्ड होगा। तो चलिए देखते हैं, हम लोग बात करते हैं इसकी। सबसे पहले तो इसमें एक जो टर्म आया है प्रेडिकामेंट, इसको आप समझ लीजिए कि प्रेडिकामेंट होता क्या है। यहाँ पे मैंने मीनिंग लिख दी है प्रेडिकामेंट की कि व्हाट इज़ प्रेडिकामेंट, ये आप देख सकते हैं। प्रेडिकामेंट को बेसिकली ऐसे समझना है कि कोई भी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो आपको बहुत परेशान करता हो, चैलेंजिंग हो, या जिसके कारण कुछ डायलेमा, कुछ कंट्रास्ट, कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हों, उन्हें हम प्रेडिकामेंट कहते हैं। ठीक है, बेसिकली प्रॉब्लम्स आप समझ सकते हैं, किसी चीज़ के कारण उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं जिनको एड्रेस करना ज़रूरी होता है, जिनका रिजोल्यूशंस खोजना ज़रूरी होता है, उन्हें हम लोग प्रेडिकामेंट कहते हैं। तो इस मीनिंग को समझने के बाद कि ये प्रेडिकामेंट क्या हो सकता है, सोशियो सेंट्रिक अप्रोच को अपनाएं या आत्मन सेंट्रिक अप्रोच को अपनाएं। तो दया कृष्ण ने इस किताब में शुरू में ही लिखा है कि जो सोशियो सेंट्रिक अप्रोच था सोसाइटी और इंडिविजुअल के रिलेशनशिप को लेके, वो मेनली वेस्ट में देखा गया। ठीक है, वेस्टर्न फिलॉसफी में वो कहते हैं कि ज़्यादातर जो सोसाइटीज़ थी वो सोशियो सेंट्रिक सोसाइटीज़ थी। आगे एग्जाम्पल से भी हम लोग समझेंगे कि कैसे। और फिर वो कहते हैं कि जो इंडियन सोसाइटी थी, इंडियन सोसाइटी आत्मन सेंट्रिक सोसाइटी थी। वहाँ पे लोगों के पास आत्मन सेंट्रिक अप्रोच था, या सोसाइटी और इंडिविजुअल को देखने का जो नज़रिया था वो ऐसा था कि आत्मन इज़ इम्पॉर्टेंट, सो इट इज़ इन द सेंटर एंड सोसाइटी हेल्प्स इट। लेकिन सोशियो सेंट्रिक पर्सपेक्टिव में क्या है, सोसाइटी इज़ इन द सेंटर, सोसाइटी इज़ इम्पॉर्टेंट या मोर इम्पॉर्टेंट एंड इंडिविजुअल्स आर टू सस्टेन इट। तो ये अप्रोच है और ये डिफरेंस है सोशियो सेंट्रिक और आत्मन सेंट्रिक के बीच का। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे देखते हैं कि इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस देखे जा सकते हैं। ये एक टेबल है जिसको अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कुछ एस्पेक्ट्स पर सोशियो सेंट्रिक सोसाइटी और आत्मन सेंट्रिक सोसाइटी के बीच के डिफरेंसेस को जनरली देखने और समझने की कोशिश की गई है। तो जनरली इनके डेफिनेशंस में क्या अंतर है आप देख सकते हैं, फिर इनके नेचर में क्या अंतर है ये आप देख सकते हैं, इनके फंक्शंस में क्या अंतर है, इनका इम्पोर्टेंस क्या है और इनके डीमेरिट्स क्या हैं। ये सब कॉमन फैक्टर्स हैं या ये जनरल पॉइंट्स हैं जो कि आप सोशियो सेंट्रिक सोसाइटी और आत्मन सेंट्रिक सोसाइटी में, या बेसिकली आप इसको सोशियो सेंट्रिक अप्रोच एंड आत्मन सेंट्रिक अप्रोच भी कह सकते हैं,
उसमें आप देख सकते हैं। जो लास्ट पॉइंट है वो यहाँ पे दया कृष्ण का रिमार्क्स है। दया कृष्ण इसको कैसे देखते हैं, तो वो कहते हैं कि जो सोशियो सेंट्रिक अप्रोच है वो एक्नॉलेज करता है इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल कोहेजन को, बट क्रिटिक्स रिजिडिटी, इनइक्वालिटी एंड डिपेंडेंसी। यानी कि वो सोशल कोहेजन को तो इम्पोर्टेंस देता है, लेकिन वो क्रिटिसिज्म करता है किसकी, जो सोसाइटी में रिजिडिटी है, इनइक्वालिटी है और डिपेंडेंसी है। ये दया कृष्ण का रिमार्क्स है। ऑल्सो ये आत्मन सेंट्रिक के बारे में बात करते हुए कहेंगे कि आत्मन सेंट्रिक जो है वो वैल्यू करता है इंडिविजुअल स्पिरिचुअल ग्रोथ को, लेकिन इसके अलावा वो हमें एक एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म है उसके खिलाफ सचेत भी करता है। तो ऐसा नहीं है कि वो कहता है कि आप एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म ही करिए और आप बिल्कुल सोसाइटी को किनारे कर दीजिए, भूल जाइए। और वो हमें इसके बारे में भी कॉशन करता है कि डिसएंगेजमेंट फ्रॉम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए। तो दया कृष्ण का एक ऐसा व्यू देखने को आपको मिलेगा जहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने सोशियो सेंट्रिक और आत्मन सेंट्रिक इन दोनों अप्रोचेस की इम्पोर्टेंस को समझा है और इन्हें रिकंसाइल करने की कोशिश की है। वो रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं इन दोनों सोसाइटीज़ के बीच में। इस टेबल को आप यहाँ पे कुछ समय के लिए पॉज कर सकते हैं। पॉज करके एक एक पॉइंट्स को ध्यान से देखिए, समझिए इनका डेफिनेशन क्या है, इनका नेचर क्या है, इनका फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंस और डीमेरिट्स क्या है, और इसको समझने के बाद आप आगे बढ़िए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर रही हूँ कि आपने इस टेबल को अभी कुछ मिनट के लिए रोका है। रोक के सारी लाइन्स को पढ़ के और एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके अब आप आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे हम लोग अब बात करते हैं। देखिए सोशियो सेंट्रिक में क्या कहते हैं दया कृष्ण जी। वो लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि जो ग्रीक और क्रिश्चियंस हैं, साथ ही साथ कम्युनिस्ट, ये तीनों के तीनों अपने अप्रोच में सोशियो सेंट्रिक हैं। और वो कहते हैं कि इंडियन फिलॉसफी जो है, इंडियन फिलॉसफी में भी बेसिकली जो हिंदू सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, अब यहाँ पे हिंदू कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो जैनिज्म, बुद्धिज्म एट्सेट्रा है उसको थोड़ा साइड किया गया है, उसको हिंदू सिविलाइजेशन या कल्चर से बाहर रखा गया है। आपको पता ही है कि जब हम लोग हिंदू कल्चर या हिंदू सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो ये कई बार ब्रॉड और नैरो सेंस में यूज़ होता है। तो जब ये ब्रॉड सेंस में यूज़ होता है तो यहाँ पे जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सब हमारे हिंदू सिविलाइजेशन या कल्चर के ही हिस्से हैं, जिसको डेमोग्राफिकली आप हिंदू, हिंदुस्तान इत्यादि की तरह देखते हैं, समझते हैं। लेकिन जब इसको नैरो सेंस में लिया जाता है तो हिंदू सिविलाइजेशन या कल्चर का मतलब वो कल्चर होता है जो बाकी के धर्म निकल गया, जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, सिखिज्म हो गया, इन सब से अलग जो कल्चर बना, जो धर्म की तरह आज के समय में प्रचलित है, उसे लिया गया है। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, एक एक को हम लोग समझते हैं। दया कृष्ण का कहना है कि अगर आप देखेंगे सोशियो सेंट्रिक अप्रोच जो कहता है ना कि सोसाइटी का जो रिलेशनशिप है इंडिविजुअल्स के साथ, वो ऐसा है कि सोसाइटी इंपॉर्टेंट है और इस सोसाइटी में रहने वाले सारे इंडिविजुअल्स उस सोसाइटी को सस्टेन करने के लिए ही हैं। ऐसे में वो कहते हैं कि हम सभी एक दूसरे के काम से प्रभावित होते हैं, एक दूसरे के एक्शंस से हम प्रभावित होते हैं। तो अगर ये सोसाइटी है और इसमें हमने कुछ किया तो इसका जो रिजल्ट हुआ उससे आप भी प्रभावित होंगे। और इस तरीके का जो कल्चर है वो सोशियो सेंट्रिक कहलाता है। जैसे कि आप सिंपली देखिए ना, अगर आप कुछ अच्छा या बुरा करते हैं सोसाइटी में तो उसका असर उस सोसाइटी पर पड़ता है। तो इसी बात को वो कहना चाहते हैं। और एक एग्जाम्पल से उन्होंने कहा कि एडम्स का जो सिन था उसके लिए क्राइस्ट ने रिडीम किया उसको, तो क्राइस्ट को एडम के किए हुए पाप का भुगतान करना पड़ा। और इसीलिए क्रिश्चियनिटी में एक गिल्ट कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट आता है। दया कृष्ण जी इसके बारे में लिखते भी हैं कि क्रिश्चियनिटी में जो गिल्ट कॉन्शियसनेस है वो बहुत ज़्यादा है। आज भी लोग सोचते हैं कि हम सफ़र कर रहे हैं क्योंकि एडम ने सिन किया था। एडम और ईव की कहानी आप जानते हैं, एडम्स के सिन की कहानी भी जानते हैं, वो एप्पल वाली स्टोरी, इसलिए हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे। तो क्रिश्चियनिटी और मार्क्सिज्म जो है वो ज़्यादा फोकस करते हैं गिल्ट कॉन्शियसनेस पे। और दया कृष्ण जी लिखते भी हैं इस बारे में और कहते हैं कि जो ग्रीक कल्चर था, जो जुडाइज़म था या इस्लाम था, वो सब भी अपने अप्रोच में सोशियो सेंट्रिक हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा गिल्ट कॉन्शियसनेस को नहीं मानते हैं या ढोते नहीं हैं, है ना, जितना कि क्रिश्चियनिटी में पाया जाता है। और मोर और लेस मार्क्सिज्म में भी कम्युनिस्ट जो होते हैं वो भी उस गिल्ट कॉन्शियसनेस को लेके चलते हैं। अब ये कहते हैं कि ऐसा क्यों है, इसका तो हिस्टोरिकल स्टडी करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ कि एक ही सिरे से ये तीनों निकलते हैं। जैसे कि आप देखेंगे वैसे ग्रीक कल्चर तो पैगन था, लेकिन जुडाइज़म और इस्लाम जो था और क्रिश्चियनिटी, ये सब तो एक ही
सिरे से निकले हुए हैं, ठीक है। और ऐसे में ऐसा कैसे हुआ कि क्रिश्चियनिटी थोड़ी अलग हो गई और इस्लाम और जुडाइज़म ये अलग हो गया। जुडाइज़म में जैसा कि आप जानते हैं, ये लोग कहते हैं कि हम लोग चूज़न रेस हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा मिशनरी नहीं है अपने कैरेक्टर को लेके, या बहुत ज़्यादा अपने धर्म को फैलाने की कोशिश नहीं करते हैं। ऑल्दो कोई यहूदी बन सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचते कि हमें अपने धर्म को फैलाना है और बहुत विस्तार करना है, जैसे कि पारसी होते हैं। तो कुछ ऐसे धर्म होते हैं जो बहुत मिशनरी होते हैं अपने अप्रोच में, जैसे क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, ये बहुत मिशनरी हैं, ये चाहते हैं कि इनका धर्म बहुत फैले, उसका प्रचार प्रसार हो और लोग इनके धर्म में आए। लेकिन जुडाइज़म, पारसी, ये सारे जो धर्म हैं ये थोड़े कम हैं इस नेचर के। खैर, इस तरीके की बात दया कृष्ण ने उठाई है यहाँ पे, और ये भी बात कही है कि जो ऑरवेल का 1984 नॉवेल है, उसमें अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि सोशियो सेंट्रिक अप्रोच के कारण ही इस तरीके की एक सोसाइटी दिखाई गई कि सोसाइटी मनुष्य को क्या बनाना चाहती है और मनुष्य कैसे सोसाइटी के लादे हुए नियमों को मानता है या उसी के हिसाब से ढल जाता है। तो ये जो सोशियो सेंट्रिक पर्सपेक्टिव है उसका एक एक्सट्रीम यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है, ऐसा दया कृष्ण जी का कहना है। आगे वो कहते हैं कि मार्टिन बूबर ने जो आई दाऊ और आई इट रिलेशनशिप देखा था सोसाइटी और इंडिविजुअल्स के बीच में, कि मेरा तुम्हारा, मेरे और तुम्हारे के बीच में संबंध है, मेरे और इसके बीच में संबंध है, वो इसीलिए है क्योंकि हम सभी अलग अलग हैं। और सोसाइटी में अदर्स होते हैं, जैसे सार्त्र ने कह दिया कि अदर इज़ हेल, या एग्जिस्टेंशलिज्म में आप यूनिक हैं, आप अलग हैं, आपकी आपका अपना एग्जिस्टेंस है, इस तरीके की बात तो करते हैं। लेकिन फिर भी वो हमेशा कहते हैं कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसलिए एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हैं। तो आई दाऊ और आई इट रिलेशनशिप यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन अगर यहीं पर साइमल्टेनियसली हम हिंदू कल्चर में बात करें, आत्मन सेंट्रिक पर्सपेक्टिव की बात करें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कर्म सिद्धांत के कारण ऐसा माना जाता है, कर्मा थियरी जो कहती है कि हम सभी लोग अपने फेट के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। हम सभी लोग अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं, किसी और के किए हुए कर्मों का फल नहीं भोगते हैं। और इसके पीछे एक प्री सपोजिशन काम करता है। वो प्री सपोजिशन क्या है कि वो सीधे सीधे कहते हैं कि ये दुनिया बहुत ही इमोरल होगी अगर यहाँ पर किसी एक के किए हुए कर्मों का फल किसी और को भोगना पड़े। मान लीजिए एक्स ने कोई काम किया और उसकी सज़ा वाई को भोगनी पड़े, तो ये मोरालिटी नहीं है। यहाँ पर मोरालिटी ख़त्म हो जाती है। मोरालिटी या मॉरल वर्ल्ड तो वो वर्ल्ड होगा कि एक्स के किए की सज़ा एक्स को, या रिवॉर्ड जो भी आप कहें, रिवॉर्ड या पनिशमेंट एज पर दी एक्शंस परफॉर्म्ड बाय एक्स और वाई, ये इन्हीं को मिलने चाहिए, न कि किसी और को। जबकि सोशियो सेंट्रिक अप्रोच में ऐसा नहीं है। वो कहते हैं अगर सोसाइटी आगे बढ़ती है तो उसका फल सबको मिलता है, उसका भला, सबका भला होता है उससे। और अगर सोसाइटी को कोई 2-4 लोग गंदा करें तो वो सोसाइटी में रहने वाले सभी लोगों पर असर पड़ता है। तो ये अंतर आप देख सकते हैं सोशियो सेंट्रिक और आत्म सेंट्रिक। और यहाँ से ही आपको पता चलेगा कि ये जो वाटर टाइट कंपार्टमेंट वाला जो डिस्टिंक्शन किया गया है सोशियो सेंट्रिक और आत्म सेंट्रिक में, वो नेसेसरीली फॉलो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस तरीके का अप्रोच इंडियन कल्चर में या हिंदू कल्चर में नहीं था। इसका मतलब है कि प्रीडोमिनेंटली बस आप ऐसा कह सकते हैं कि इंडियन सोसाइटी आत्मन सेंट्रिक थी, मगर सिर्फ आत्मन सेंट्रिक थी ऐसा नहीं कह सकते। और इसी तरीके से आप ये भी नहीं कह सकते कि जो वेस्टर्न सोसाइटी थी वो सिर्फ सोशियो सेंट्रिक सोसाइटी थी, या वहाँ के लोगों का अप्रोच सिर्फ और सिर्फ सोशियो सेंट्रिक अप्रोच था, ऐसा नहीं था। तो दोनों ही जगह पे या दुनिया में हर जगह पे ये दोनों ही अप्रोच देखने को मिलते हैं। अंतर है तो सिर्फ डिग्री का या नंबर्स का, कि कितने लोग इस अप्रोच को मानते हैं और कितने लोग इस अप्रोच को नहीं मानते हैं। तो मेनली दया कृष्ण जी इस बात को देखते हैं और पॉइंट रखते हैं, अपना संज्ञान भी लेते हैं, ये कहते हुए कि जो इंडियन सोसाइटी है वो मेनली आत्मन सेंट्रिक सोसाइटी है। और वो एग्जाम्पल भी एक लेते हैं, उपनिषदों का एग्जाम्पल लेते हैं, जहाँ पे 2 बर्ड्स की बात आती है। और आपने वो पढ़ी भी होगी, उस कहानी के बारे में जाना भी होगा, जहाँ पर कि दो तोते हैं या जो 2 चिड़िया हैं वो आपस में एक दूसरे से बात करती हैं। बात क्या करती हैं आप देख सकते हैं कि एक जो है फल खा रही है और एक फल खाते हुए को देख रही है। तो एक उसमें भोगता है, दूसरा सिर्फ और सिर्फ दृष्टा है, साक्षी है। तो यहाँ पर उपनिषदों में कहा गया कि ये वास्तव में ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं।
आई आई का रिलेशनशिप है। इसमें एक आई जो है, जो फर्स्ट आई है, वो तो एम्पेरिकल सेल्फ को बताता है, जो सेकंड आई है वो ट्रांसेंडेंटल सेल्फ को बताता है। इसका मतलब है कि जो रिलेशनशिप है वो आई दाऊ या आई इट का नहीं है, बल्कि आई आई का रिलेशनशिप है, और यहाँ पे सेल्फ ही सब्जेक्ट है और सेल्फ ही ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके की सोसाइटी की बात की गई, इस तरीके के कल्चर की या अप्रोच की बात की गई है, जो कि हिंदू कल्चर में प्रीडोमिनेंटली देखने को मिलता है। उसके अलावा ये एक बात और जोड़ते हैं और ये कहते हैं कि जो आत्मन सेंट्रिक लोग होते हैं, जो आत्मा के कॉल को मानते हैं, वो अक्सर एक स्पिरिट से कॉल प्राप्त करते हैं और उसकी वजह से वो अपने सोशल, पॉलिटिकल और फैमिलियल जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको छोड़ के अपने सोल को पाने के लिए निकल पड़ते हैं। एक एग्जाम्पल है इसका महात्मा बुद्ध का, ठीक है, बुद्ध को आप जानते हैं। तो उनके अंदर से एक आवाज़ आई कि उन्हें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और दुनिया के जो दुख हैं उनको दूर करना चाहिए। लेकिन ये कॉल तो आया था अंदर से, मगर एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आया था। जैसे कि एक बात यहाँ पे दया कृष्ण जी ने कही कि जो हिंदू कल्चर है उसमें बेसिकली कोई अगर व्यक्ति है उसके अंदर से कॉल आती है तो वो उसके कारण, जैसे इसकी कोई बीमारी हो सकती है, इसकी हार हो सकती है, इसके हार्ट ब्रेक होने की वजह से हो सकता है, इसके अपने किसी कारण से हो सकता है, गरीबी हो सकती है, वो हिंसा हो सकती है या कुछ भी हो सकता है जिसमें आप खुद इन्वॉल्व हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध के साथ कुछ अलग हुआ था। महात्मा बुद्ध न खुद बीमार थे, न खुद उनकी मृत्यु हुई थी, न खुद जरा मरण या दुख उनको हुआ था। उन्होंने ये सारी घटनाएं बाहर की दुनिया में देखी थी और उस एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण उनके अंदर से एक आवाज़ आई और वो निकल पड़े, ठीक है। तो ये जो देखने को मिला, इसका असर क्या हुआ, उन्होंने बाद में, दया कृष्ण जी इस बात को लिखते भी हैं अपने इस पर्टिकुलर पेपर में, कि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद संघ की स्थापना की। और संघ का जो कल्चर है वो कहते हैं हिंदू कल्चर के विपरीत है। हिंदू कल्चर क्या कहता है कि ईगोइस्टिक और मॉरल कॉन्शियसनेस में कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो अगर आप अपनी आत्मा को जानते हैं, अपने ईगो या अहम या सेल्फ के अंदर अगर अवस्थित होते हैं तो आपके मॉरल कॉन्शियसनेस के साथ उसका क्लैश होता है। और इसीलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझा जा सकता है कि हिंदू कल्चर में कहा गया आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, आत्मा के लिए पृथ्वी का त्याग कर दो। लेकिन बुद्ध ने क्या किया था, उन्होंने संघ की स्थापना की, और संघ कुछ न कुछ हद तक सोशियो सेंट्रिक जैसा लगता है, जहाँ पे लोग सोशियलिटी में रहते हैं। और उसी सोशियलिटी के कारण ऐसा लगता है कि जहाँ पर, जिस धरती पर वो पैदा हुआ, यानी रीजंस इसके फेल्योर का ये बना कि जिस धरती पर बुद्धिज़्म उपजा, जिस धरती पर वो पैदा हुआ, उसी धरती पर यानी इंडिया में ही उसका सबसे कम प्रचार प्रसार रह गया और सबसे अधिक बुद्धिस्ट लोग बाहर की दुनिया में पाए गए। तो इसका एक असर ये भी है, वो कहते हैं कि क्योंकि जो इंडियन कल्चर है वो काफ़ी हद तक ए सोशियलिटी और ट्रांस सोशियलिटी ऑफ मैन पर डिपेंड करता है। यानी मैन जो है वो असोशल है और ट्रांस सोशल है अपने नेचर में, और इसी कारण वो सोसाइटी को बहुत इम्पॉर्टेंस नहीं देता है। जैसे कि आप पुरानी अगर कहानियाँ, किंवदंतियाँ इत्यादि माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पे कोई व्यक्ति है और वो अक्सर तपस्या करने कहाँ निकल पड़ता है, अपने ट्रांसेंडेंटल सेल्फ को पाने के लिए, जो कि उसका डेस्टिनेशन है, उसको पाने के लिए कहाँ निकल पड़ता है, सोसाइटी से बाहर, यानी कहीं गुफा में, कंदराओं में, पहाड़ों में, वहाँ चले जाते थे, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि जो आत्मन सेंट्रिक अप्रोच है वो कहता है कि मैन के एम्पिरिकल सेल्फ से ट्रांसेंडेंटल सेल्फ का जो रास्ता है वो सोसाइटी से होकर जाता है। तो ये सोसाइटी एक रोड की तरह है जिसको कि ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं और इसके परे चले जाते हैं। कहा भी गया है कि अगर आपको तो इस सोसाइटी में आना ही है, ये ह्यूमन बींग है, ये सोसाइटी में आएगा, लेकिन इसी सोसाइटी में इसको रह नहीं जाना है, इस सोसाइटी से परे इसको जाना है अपने ट्रांसेंडेंटल सेल्फ को पाने के लिए। और ध्यान से देखिए तो इसी एक सपोजिशन पे जो हमारे वर्णाश्रम धर्म है वो बनाए गए थे कि आप यहाँ से ब्रह्मचर्य से शुरू करेंगे, गृहस्थ आश्रम में आएंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे और अंततः संन्यास आश्रम में आपको जाना है। तो ये आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत के कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। लेकिन जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में डोमिनेंटली जो व्यू है, जो सोशियो सेंट्रिक हम कह रहे हैं जिसको, उसमें आप देखेंगे कि एरिस्टोटल ने कहा था कि मैन ईदर बीस्ट होगा और गॉड होगा अगर वो सोसाइटी के परे रहेगा तो। ऑल्दो यहाँ पे भी एक प्रेडिकामेंट देखने को मिलता है, दया कृष्ण ये कहते भी हैं कि कुछ जो जीव हैं जो कि सोशल एनिमल्स हैं, जैसे कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल उन्होंने कहा, ठीक है ना, या मैन इज़ अ रैशनल एनिमल जो कह रहे हैं वो, तो वो कहते हैं कि एंड्स और बीज को देखा जाए तो वो भी सोशल एनिमल्स हैं। तो इस
पर्टिकुलर डेफिनेशन से कि मैन ही केवल सोशल एनिमल हो सकता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि सोशल नेचर कुछ जीवों का भी होता है, वो भी सोशल होते हैं। खैर, वो समाज और समझ का जो डिफरेंस है, जो अमरकोश के हिसाब से हमने देखा था, उसमें भी इसको देख के समझा जा सकता है कि हम समाज किसको कहेंगे और समझ किसको कहेंगे। इनको हम सोशल कहेंगे या इनको कुछ और कहा जाएगा, वो एटीट्यूडनल जो डिफरेंस होगा वो कहाँ से आएगा, इसकी अलग से चर्चा की जा सकती है। खैर, यहाँ पे आप सोशियोसेंट्रिक और आत्मसेंट्रिक अप्रोच के अंतर को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और अंततः ये दया कृष्ण जी कहते भी हैं कि ये जो आत्मन सेंट्रिक सोसाइटी है या आत्मन सेंट्रिक अप्रोच है, जिसमें कि मनुष्य जो है नॉर्मली या तो असोशल है या ट्रांस सोशल है, इसके कारण क्या होगा कि कोई भी जो आदमी है, कोई मनुष्य है और ये बहुत एक्स्ट्रा जीनियस है, ठीक है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, और ये अपने जो जीवन के सबसे अच्छे पल होंगे, जो सबसे खुशी वाले या चरमोत्कर्ष वाले जो क्षण होंगे, उसके लिए वो क्या करेगा, सोसाइटी में नहीं जाएगा, सोसाइटी को सरपास कर देगा। और जब वो गुफाओं में या पहाड़ों में जाके कहीं शांति की तलाश में या सुख की तलाश में कहीं आसन लगा के ध्यान लगा के बैठा होगा, तो ये सोसाइटी किनके हाथों में चली जाएगी, ऐसे एवरेज लोगों के, जो कि अपने एटीट्यूड, अपने इम्पल्सेस, अपने इंस्टिंक्ट से संचालित होते हैं। और इसीलिए वो कहते हैं कि इसका जो सबसे बड़ा जो डायलेमा क्रिएट होता है यहाँ से, या सबसे बड़ा जो प्रेडिकामेंट है, वो यही है कि आत्मन सेंट्रिक होने के कारण सोसाइटी को उन लोगों ने डील किया, जो सोसाइटी को वो लोग कैप्चर कर लेते हैं जो कि अंदर से तो बहुत ही मॉरल होते हैं लेकिन बाहर से मसीहा बनने का नाटक करते हैं। यहाँ पे सीधे सीधे जो अटैक है वो आप देख सकते हैं, वो ब्रिटिश लोगों पर था। जैसे कि वो लोग जब आए तो कैसे मिशनरीज़ के थ्रू कि हम स्कूल्स खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे और लोगों को शिक्षा देंगे, आपके देश का विकास करेंगे, ऐसे करते करते यानी मिशनरीज को इस्तेमाल करके मसीहा बनने का नाटक करके उन्होंने अल्टीमेटली क्या किया, बहुत ही मॉरल तरीके से पूरे के पूरे सोसाइटी को, पूरे पूरे इंडियन जो कॉन्टिनेंट है उसको कैप्चर कर लिया। इसी तरीके से वो पूरे दुनिया पर राज करने लगे। तो ये कहते हैं कि अगर आप अपने नेचर में आत्मन सेंट्रिक हो जाएंगे तो आपके सोसाइटी का नुकसान होगा, और अगर आप अपने नेचर में सिर्फ सोशल रह गए, अगर बहुत सामाजिक हैं, तो फिर आप अपनी आत्मा से दूर हो जाएंगे। और आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं कि चूंकि उनका लाइफ इतना सोशल है, इतने ज़्यादा सोशल चीज़ों में वो इंगेज्ड रहते हैं कि वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, खुद से नहीं मिल पाते या अपनी आत्मा से नहीं मिल पाते। तो ये दोनों अप्रोच जो है एक दूसरे का जो है कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ अपने आप में अगर प्रैक्टिस किए जाएं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। और इसीलिए दया कृष्ण जी का ये जो पेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को समझने के लिए। हालांकि उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए, जैसे वो ग्रेशम्स लॉ की बात करते हैं और कहते हैं कि ग्रेशम्स लॉ जो है वो यूज़ किया जा सकता है ह्यूमन बींग्स के ऊपर, ह्यूमन नेचर के ऊपर, क्योंकि बाय नेचर ह्यूमन बींग्स जो है वो ऐसा होता है कि सोसाइटी में आने से, या अच्छे लोग जो हैं वो सोसाइटी में इन्वॉल्व होने से डरते हैं, क्योंकि जो बुरी चीज़ें हैं वो जल्दी असर करती हैं और जो अच्छी चीज़ें हैं वो जल्दी असर नहीं करती हैं। वो आज के समय में भी आप देख सकते हैं, फेक न्यूज़, हैट्रेड, वो जितना जल्दी स्प्रेड होगा उतनी जल्दी लव या कोऑपरेशन, हेल्प, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। और इसी वजह से हम सबको ज़रूरत है आज के समय में, अगर दया कृष्ण जी की लैंग्वेज में बात करें तो वो कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कॉम्प्लीटली अपने आप को डिटैच कर लें सोसाइटी से या कॉम्प्लीटली डिटैच कर लें अपनी आत्मा से। दोनों चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। हमें सोसाइटी में भी रहना है और सोसाइटी से परे जाके अपने जो ट्रू नेचर है, अपना जो डिवाइन नेचर है ह्यूमन बीइंग का, उससे भी मुलाकात करनी है, उसको भी देखना है, समझना है। इसलिए दोनों का जो कॉम्प्लीमेंट है, दोनों का जो एक रिलेशन है वो बहुत ज़रूरी है। आपको अपने नेचर में सोशियो सेंट्रिक भी होना पड़ेगा और आत्मन सेंट्रिक भी होना पड़ेगा। सिर्फ एक रहने से काफ़ी नुकसान हो सकता है। अगर लास्ट में सिर्फ इनका ये कंक्लूसिव पार्ट पढ़ लिया जाए तो काफ़ी हद तक आप इनके व्यू को समझ सकते हैं। बेसिकली यहाँ से हम लोग देखेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। वो लिखते हैं कि द टू प्रेडिकामेंट्स देन derive from the two ways in which the relation between society and individual can be conceived. Each of the ways affects profoundly the direction in which a society which conceives of itself in that way moves and develops.
Each in its own turn casts a dark shadow which grows larger and thicker and longer the more it develops nearer the actualization of the way it conceives itself to be. To be aware of the predicaments, however, is to feel the challenge of avoiding them if possible. Is it really possible to avoid them even if we desire to do so? वो कह रहे हैं कि इनके कारण जो परेशानियां हो रही हैं, जो समस्याएं हैं, क्या ये पॉसिबल है कि उनको अवॉइड किया जा सके? वो कहते हैं परहैप्स द शैडो वुड ऑलवेज बी विद अस. शायद हो सकता है कि इनकी छाया हमेशा हमारे साथ रहे. परहैप्स द नेगेटिव इज वोवन इनटू द वेरी स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ. शायद वो कह रहे हैं कि जो अशुभ है, जो नकारात्मकता है, वो हमारे जीवन में इसी तरह गुथी हुई है, सत्यानृत मिथुनाकृतम जगतम, उस टाइप से कि जैसे ये दुनिया सत्य और अनृत पर ही टिकी हुई है. तो ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली आप नेगेटिव पार्ट्स को इससे डिटैच कर देंगे, हटा देंगे. फिर वो कहते हैं बट इवन इफ दिस वाज सो इट वुड इक्वली रिमेन अ फैक्ट दैट द बिलीफ इन द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग रिड ऑफ द शैडो इज प्रीसपोज्ड बाय ऑल ह्यूमन एक्शन इन सम फॉर्म और अनदर. Yet, human action in its own turn is profoundly influenced by the way we conceive human reality to be. The way we think about action and the place it occupies, or rather ought to occupy, in individual and social life affects profoundly the way individuals and societies seek or turn away from action. अब देखिए लास्टली वो कह रहे हैं कि रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन एंड द डिलिनिएशन ऑफ इट्स डिफरेंट डायमेंशंस एंड टाइपल डायरेक्शंस इज दस अ नेसेसरी स्टेप इन आवर क्वेस्ट फॉर अवॉइडिंग द शैडो इफ पॉसिबल. तो हमें अपने एक्शंस पे हमेशा रिफ्लेक्शन करना होगा और हमेशा देखते रहना होगा कि डिफरेंट डायमेंशंस में हम कैसे इन चीज़ों को समझ सकते हैं, ताकि इनकी छाया, जो इनके कारण होने वाली जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनसे खुद को बचाया जा सके. ठीक है, तो आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे कि सोशियो सेंट्रिक अप्रोच क्या है, आत्मन सेंट्रिक अप्रोच क्या है, और इनसे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, इनका नेचर क्या है, और अल्टीमेटली दया कृष्ण का व्यूज़ इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है. ठीक है, ऑल्दो इस पेपर को आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी. इसमें हास्पर से लेके कीकेगार्ड से लेके और बहुत सारे लोगों के व्यूज़ भी उन्होंने डिस्कस किए हैं, जो कि फ़िलहाल इस क्लास के लिए उतना नेसेसरी नहीं है, बट आप चाहें तो उस पेपर को जाके पढ़ सकते हैं. और सोशल फिलॉसफी पास्ट एंड फ्यूचर में ये आर्टिकल आपको चैप्टर 2 में मिल जाएगा. तो इसी के साथ हम लोग अब इस क्लास को बंद करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. थैंक यू एवरीवन.